हेलो बडीज, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, हमने यहाँ पर जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। जेनेटिक्स के पहले चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बात की मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें तीन बातें आपको बताई गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है 3:1 फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 3:1 का जो रेशियो आ रहा है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। तो अब हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या एक्सेप्शन है। उसके पहले तीन बातें और हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि अगर F1 प्रोजेनी दोनों पेरेंट में से किसी एक से रिजेंबलेंस शो करता है तो इसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। जैसे हमने टॉल प्लांट लिया, डॉर प्लांट लिया, दोनों का क्रॉस कराया तो F1 कैसा मिला? टॉल, यानी टॉल दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह हुआ। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। लेकिन अगर F1 दोनों पेरेंट की तरह हो तो उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। अभी जो कोडोमिनेंस का केस है ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह ना हो तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह ना हो, जैसे स्नैपड्रैगन के केस में। स्नैपड्रैगन के केस में रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया जाता है और F1 जो होता है वो पिंक हो जाता है। तो यहां पर F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है, तो यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगा। अब ये जो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दीज बोथ आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे एक्सेप्शन है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक यहां पर स्टार्ट हो रहा है, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फर्स्ट लॉ है जिसके दो एक्सेप्शन है। पहला जो एक्सेप्शन है वो आपके सामने लिखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो जाएगा कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में। पहला जो एग्जाम्पल है ये है स्नैपड्रैगन, इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम है इसका एंटीराइनम। तो चाहे आप डॉग फ्लावर कह लो, कुत्ता फूल, या एंटीराइनम आप कह लो, या स्नैपड्रैगन आप कह लो, ये सभी एक ही चीज है ना, डॉग फ्लावर। जैसे आप डॉग फिश के बारे में पढ़ते हैं, कुत्ता मछली, तो डॉग फिश क्या होता है? स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर स्नैपड्रैगन में आप देखो, पेरेंट जो है वो एक रेड कलर का है और एक व्हाइट कलर का पेरेंट है, लेकिन जो प्रोजेनी है वो पिंक है। तो आप देखो, पिंक कलर वाली जो प्रोजेनी है दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है। जब F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह ना हो तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अब मेंडल ने कहा था कि सेल्फिंग करेगा F1 की, तो आप सेल्फिंग यहां देख सकते हो। जब सेल्फिंग किया तो F2 जनरेशन में रेड, पिंक और व्हाइट का जो रेशियो है ये 1:2:1 आ गया, 1:2:1। और ये जो रेशियो, ये फिनोटाइप का रेशियो है। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप का रेशियो अगर वो 3:1 आ रहा हो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वहां पर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 3:1 का फिनोटाइप रेशियो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 1:2:1 का फिनोटाइप रेशियो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्नैपड्रैगन है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों शो कर रहा, तो आपका एक्सप्लेनेशन होगा कि F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन कैसे? तो आप कहेंगे F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 नहीं आ रहा, उसे डेविएट कर जा रहा है। अब अगर हम लोग, यहां तो हमने फिनोटिपिकली बात की, अगर जीनोटिपिकली हम लोग देखें तो जो रेड है कैपिटल आर, व्हाइट है स्मॉल आर, गैमीट का फॉर्मेशन किया गया तो कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, गैमीट फ्यूज हुए और कैपिटल स्मॉल आर बना। कैपिटल आर स्मॉल आर रेड होना चाहिए था लेकिन ये पिंक हो गया, पिंकू पिंकू, और इसकी सेल्फिंग करा दी गई। तो सेल्फिंग कराएंगे तो गैमीट का फॉर्मेशन यहां पर हो गया, दो दो गैमीट बने, और रूल बताया था कि जब दो दो गैमीट बने तो फिर पनेट स्क्वायर बना लो, और एक पेरेंट के गैमीट को टॉप रो में लिख लो, दूसरे के लेफ्ट कॉलम में डाल दो, और फिर गैमीट का फ्यूजन करा दो।
जब गैमीट का फ्यूजन कराएंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि जो रेड, पिंक और व्हाइट हैं वो 1:2:1 के रेशियो में आया, तो फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1 आया। जीनोटाइपिक रेशियो अगर देखें आप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये 1:2:1 का रेशियो आया। जीनोटाइप का रेशियो जो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को मिला था वही यहां भी मिल रहा है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप रेशियो डेविएट नहीं करता है, केवल फिनोटाइप का रेशियो डेविएट करता है। और खास बात क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो गए, दोनों ही रेशियो 1:2:1 हो जाते हैं। दूसरा केस है स्टार सेंथिसिन पी सीड, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब स्टार सेंथिसिन पी सीड इज अ कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इसको कहते हैं बी जीन, और बी जीन के दो एलील हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये डोमिनेंस के लिए और ये रिसेसिव के लिए हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ, अब आप देखो, कैपिटल बी एक पेरेंट लिया गया, होमोजाइगस डोमिनेंट, एक है स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव। फिर इनके गैमीट बना लिए गए, यहां पर ये आप गैमीट देख सकते हो, और गैमीट के बाद इनको फ्यूज करा दिया गया, तो ये F1 प्रोजेनी मिला। फिर F1 की सेल्फिंग कराएगी, और सेल्फिंग कराने के बाद हम यहां पर पनेट स्क्वायर बना के और यहां रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो बी जीन आपको दिखाया गया बेटा ना, ये बी जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। एक सीड का शेप कंट्रोल कर रहा है, सीड का शेप, और दूसरा स्टार्च ग्रेन साइज। जो मटर का सीड है उसके अंदर स्टार्च स्टोर है, तो सीड का जो शेप है वो एक कैरेक्टर हो गया, और स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो भी एक कैरेक्टर हो गया। तो बी जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करे तो उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, और इस फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो ये प्लियोट्रॉपी का केस भी बन गया। ठीक, अब जरा देखते हैं, जो कैपिटल बी वाला सीड है बेटा वो राउंड है, स्मॉल बी वाला जो सीड है वो रिंकल्ड है। अब जब कैपिटल इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो F1 में जो प्रोजेनी बना बेटा वो राउंड सीड वाले हैं, राउंड सीड वाले। और जब इनकी सेल्फिंग कराएगी तो सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन में जो सीड का शेप हम देखते हैं राउंड और रिंकल्ड, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो राउंड सीड आपको दिखाई दे रहे हैं वो 3 है, और रिंकल्ड 1 दिखाई दे रहा है। तो राउंड और रिंकल्ड जो है बेटा ये 3:1 के रेशियो में अलग हो जाते हैं, और ये फिनोटाइप का रेशियो है। राउंड और रिंकल्ड आपको दिखाई देते तो ये फिनोटाइप का रेशियो है। तो अगर फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आ रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंस शो कर रहा है। सीड शेप के हिसाब से बी जीन डोमिनेंस शो कर रहा है ना। और अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज की बात करें तो स्टार्च ग्रेन साइज अगर आप देखो यहां पर, तो जो कैपिटल बी इनमें लार्ज स्टार्च ग्रेन है, स्मॉल बी में स्मॉल स्टार्च ग्रेन है, और जो कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस है इसमें इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन है। अब ध्यान से देखो आप, यहां पर जो F1 है वो इंटरमीडिएट है, पेरेंट लार्ज और स्मॉल ग्रेन साइज वाले हैं। मतलब जो F1 है वो दोनों पेरेंट में किसी से भी रिजेम्बलेंस शो नहीं कर रहा है, हेंस इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर आप F2 जनरेशन में जाते हैं तो F2 जनरेशन में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लार्ज ग्रेन साइज वाले सीड हैं वो एक आपको दिखाई दे रहे हैं 4 में से, इंटरमीडिएट वाले 2 दिखाई दे रहे हैं, और स्मॉल वाला 1 दिखाई दे रहा है। तो स्टार्च ग्रेन का जो साइज है इस आधार पे अगर देखें तो फिनोटाइप का रेशियो 1:2:1 आता है, और अगर F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 नहीं आता है तो वहां लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो बी जीन है बेटा, बी जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप। चूंकि बी जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है इसलिए इसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, बी जीन प्लियोट्रॉपिक जीन, यानी प्लियोट्रॉपिक का केस भी बन गया। अब जब ये बी जीन स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करेगा तो स्टार्च ग्रेन साइज के एंगल से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो करेगा। लेकिन अगर सीड शेप के हिसाब से देखें, सीड शेप के हिसाब से देखें तो सीड शेप के हिसाब से यहां पर ये डोमिनेंस हो करेगा। सीड शेप के एंगल से यहां पर डोमिनेंस हो रहा है, और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। यानी स्टार्च ग्रेन साइज जो यहां पर है या जो बी जीन है, ये एग्जाम्पल हो गया
डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस भी है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल भी हो गया। डोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस भी है और प्लियोट्रॉपी का केस भी बन गया। तो एक ही एग्जाम्पल में 3 केस आपको दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और लॉफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन तो है ही है। तो एक ही साथ यहां पर कई सारी बातें आप सीख सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, बहुत ही खूबसूरत लाइन। एनसीईआरटी कहता है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। डोमिनेंस किसी जीन का स्वतंत्र लक्षण नहीं है, नहीं है। डोमिनेंस किसी भी जीन का स्वतंत्र लक्षण नहीं। इसका क्या मतलब है? जैसे डोमिनेंस की बात करें तो अगर हम सीड शेप के हिसाब से देखें तो यहां पर डोमिनेंस दिखाई दे रहा है और इसके लिए बी जीन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वही बी जीन जब स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल करता है तो डोमिनेंस शो नहीं कर पाता है। यानी डोमिनेंस जीन का लक्षण नहीं है, डोमिनेंस एक्चुअली उस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है जो जीन बनाता है, क्योंकि वन जीन, वन एंजाइम, वन कैरेक्टर। और एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन या प्रोडक्ट होता है। तो जो जीन से प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर फिनोटाइप डिपेंड करता है। तो फिनोटाइप जनरली डिपेंड करेगा जीन के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट पर। तो बहुत बेहतरीन लाइन एनसीईआरटी में दी गई है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। प्लियोट्रॉपी की कहानी यहां पर लिखी हुई है कि व्हेन वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, जब एक जीन कई कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो इसे हम प्लियोट्रॉपी के नाम से जानते हैं और उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। अब प्लियोट्रॉपी के 2 केस तो आपको पता चल ही गए हैं। पहला, जो बी जीन हो प्लियोट्रॉपिक जीन है। दूसरा एक बीमारी फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी प्लियोट्रॉपी शो करता, कैसे देखो जरा। फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, यहां पर तो आप देख सकते हो, एक पहले सिंपल सी कहानी समझते हैं, नॉर्मल कहानी। एक फिनाइल एलेनिन नाम की अमीनो एसिड होती है और ये जो अमीनो एसिड होती है बेटा, ये अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन नाम की अमीनो एसिड में चेंज होती है। पापा, किसका? नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन में चेंज होता है। ये नॉर्मल सभी लोगों में होता है। अब कुछ लोगों में क्या हुआ, अच्छा इस एंजाइम को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा, क्योंकि वन जीन वन एंजाइम। अब वो जीन में हो गया म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन होने की वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना। एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा। अभी फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा और जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ब्रेन में अकुमुलेट हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। मेंटल रिटार्डेशन मतलब जो बच्चा है वो बैला हो जाएगा, बच्चा बैला हो जाएगा। साथ ही साथ रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन एंड रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन। तो आप जरा समझो, एक जीन अफेक्ट हो रहा है और एक जीन के अफेक्ट होने से कई सारे कैरेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। 3 कैरेक्टर तो दिखाई दे रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन। तो एक जीन के अफेक्ट होने से 3 कैरेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ये कौन सा केस बन गया बेटा? प्लियोट्रॉपी का केस यहां पर बन गया। ये हो गया प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मतलब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर की। एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम को बनाता है और एक एंजाइम एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो जीन होता है, एक जीन के 2 एलील होते हैं और कभी जो एलील होते हैं नॉर्मली वो नॉर्मल या अनमोडिफाइड होते हैं, उनमें कोई म्यूटेशन नहीं होता है। तो अनमोडिफाइड एलील को नॉर्मल एलील कहते हैं और नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम बनाता है, नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है जिससे कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन कभी कभी एलील में म्यूटेशन हो जाते हैं जिन्हें आप मॉडिफाइड एलील या म्यूटेटेड एलील कहते हैं। अगर एलील में म्यूटेशन हुआ तो 3 चीजें हो सकती हैं। अगर किसी एलील में म्यूटेशन हुआ तो 3 चीजें पॉसिबल हैं, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, या एंजाइम नहीं बनेगा। पहले केस में नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम अगर बन रहा है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और करेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम बेकार है, काम का नहीं है, फायदा क्या हुआ? फिर बेकार है।
या एंजाइम बना ही नहीं, तो एंजाइम बना लेकिन बेकार, और यहां एंजाइम बना ही नहीं, तो इन दोनों ही केस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा और कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। आपको सीधी बात ध्यान रखनी है कि स्नैपड्रैगन में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, स्नैपड्रैगन में जो F1 में पिंक कलर आ रहा है, उसका क्या कारण है? तो आप बताओगे कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बनना या नो एंजाइम, यही दो में से आप करोगे आंसर। तो एग्जाम में जब सवाल पूछेगा तो दोनों देगा या कोई एक देगा इनमें से। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो कारण है वो है नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। एनसीईआरटी ने इस कहानी को एक पेज में लिखा हुआ है। तो अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो सीधे एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी और इस समय जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम में आपके ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो यही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस का क्या मतलब समझाया था कि अगर F1 दोनों पेरेंट की तरह हो। सिंगल एग्जांपल आपके सिलेबस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, इसके बारे में मैंने ह्यूमन फिजियोम भी आपको पढ़ाया था। दो तरह के ब्लड ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए थे, एबीओ ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाया था और आरएच ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाया था। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है ये कैरेक्टर हो गया, एंड दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन दैट इज कॉल्ड आई जीन। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है जिसे हम लोग आई जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो, जो आई जीन है बेटा, इसके 3 एलील हैं। नॉर्मली आपने टी जीन पढ़ा, उसके 2 एलील थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने बी जीन पढ़ा, उसके 2 एलील थे, कैपिटल बी स्मॉल बी। आपने स्नैपड्रैगन में आर जीन पढ़ा, उसके 2 एलील थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। नॉर्मली किसी भी एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन आई जीन के 3 एलील होते हैं। और अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा एलील है तो कहेंगे भैया ये मल्टीपल एलील का केस बन गया। द फिनोमिना इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म का केस भी है, कोडोमिनेंस भी है, मल्टीपल एलिलिज्म भी है। अभी और कुछ मिलेगा। अब आई जीन के 3 एलील कौन से हैं? एक है आई ए, एक है आई बी और एक है आई स्मॉल आई, या आई नॉट कहते हैं। ठीक है, तो आई ए जो है बेटा, आई ए से ए शुगर बनती है या ए एंटीजन बनता है, आई बी से बी शुगर या बी एंटीजन बनता है, और स्मॉल आई जो रिसेसिव दिखाई दे रहा है इससे कोई शुगर नहीं बन रही। अच्छा, आई ए आई बी आप देख रहे हो कैपिटल से लिखे मतलब ये डोमिनेंट है, और स्मॉल आई यहां पर लिखा मतलब ये रिसेसिव है। तो स्मॉल आई जो रिसेसिव कोई शुगर नहीं बनाता है, शुगर एंटीजन है। और आपको मैंने पढ़ाया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कि जैसी शुगर या एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ए शुगर या एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बी शुगर या बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों शुगर हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और आरबीसी पे कोई अगर शुगर नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब ये कि मेरी बॉडी में जितनी भी आरबीसी हैं उनकी मेम्ब्रेन पर कोई भी एंटीजन नहीं है। क्लियर इतना? अब आगे देखो, अब यहां पर क्या क्या जीनोटाइप पॉसिबल है, क्या क्या फिनोटाइप पॉसिबल है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो एलील फ्रॉम मदर, मदर मतलब एक पेरेंट को आप मान लो, एलील फ्रॉम फादर सेकंड पेरेंट। ठीक है, 2 पेरेंट हमारे हैं, मम्मी पापा। जीनोटाइप का मतलब एलील पेयर, और फिनोटाइप का मतलब होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब अगर मान लो कि मम्मा से आई ए एलील मिला और पापा से भी आई ए मिला, तो हमारा जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई ए। अब आप समझो, आई ए और ये दोनों ही एलील आई ए हैं, दोनों ही ए शुगर बनाएंगे, और ए शुगर बनाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई ए अगर मम्मा से मिला और पापा से स्मॉल आई मिला तो आई ए आई बनेगा। जो आई ए है ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा। आई ए ने ए शुगर बनाई और स्मॉल आई ने कोई शुगर नहीं बनाई, तो ए शुगर बन गई ना, और ए शुगर बन गई आरबीसी पे आ गई तो ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान 2 जीनोटिपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होमोजाइगस होगा या फिर हेटेरोजाइगस होगा। और यहां पर अगर आप देखो आई ए आई पर डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये डोमिनेंस का केस बन गया। दिस इज द केस ऑफ डोमिनेंस। फिर एक पेरेंट से आई बी मिला, दूसरे से भी आई मिला, तो बच्चे का जीनोटाइप आई बी होगा, और दोनों ही यहां पर एलील बी शुगर बना रहे तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा।
अगर IB और I अगर आ गए अलग अलग पेरेंट से तो IBI बनेगा और IB कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I। अब ये डोमिनेट कर जाएगा, IB ने B शुगर बनाई, इसने कोई शुगर बनाई ही नहीं, तो B शुगर अगर बन गई तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा और ये केस डोमिनेंस का बन जाएगा। और B ब्लड ग्रुप वाले लोग भी दो फॉर्म में पाए जाते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ये सब कहानी पिछले टर्म पे बताई थी, होमोजाइगस कैसे पहचानोगे, हेटेरोजाइगस। अब मान लो दोनों पेरेंट्स से अगर आई आ गया, मम्मी पापा दोनों से आई आ गया, तो जीनोटाइप बच्चे का होगा आई। और ये दोनों ही एलील कोई शुगर नहीं बनाते हैं, तो इसका मतलब 0O ब्लड ग्रुप। और एक पेरेंट से अगर आई आया, दूसरे से IB आया, तो बच्चे का जीनोटाइप होगा IA IB। अब देखो जरा, IA ने A शुगर बनाई, IB ने B शुगर बनाई और दोनों शुगर एक्सप्रेस हो रही, दोनों पेरेंट के एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं, यही तो कोडोमिनेंस बन गया और इससे AB ब्लड ग्रुप बना, क्योंकि A और B दोनों शुगर बनी तो AB ब्लड ग्रुप। दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो देखो एक चीज और समझो, हम लोग कहते हैं कि ABO ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का एग्जांपल, लेकिन एक्चुअली AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। और एक बात, A ब्लड ग्रुप वाला इंसान होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कुछ भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कुछ भी हो सकता है, लेकिन O ब्लड ग्रुप वाला केवल होमोजाइगस होगा और AB वाला केवल हेटेरोजाइगस होगा। कुछ बात समझ में आई? यानी अगर मैं O ब्लड ग्रुप का हूं तो निश्चित रूप से मेरा जीनोटाइप II होगा। अगर कोई इंसान AB ब्लड ग्रुप का है तो उसका जीनोटाइप निश्चित रूप से IAIB होगा। लेकिन अगर कल्लू का ब्लड ग्रुप B है तो आप उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते, क्योंकि कल्लू होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस। ठीक है, अगर कालिया का ब्लड ग्रुप A है तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ABO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। एक जीन है, 3 एलील हैं, 4 फिनोटाइप हैं और 6 जीनोटाइप आपको मिले, तो 1346 कोड बन गया। 1346 1346 मतलब 1 जीन, 3 एलील, 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप। फिनोटाइप 4 ही हैं, A, B, O और AB, लेकिन जीनोटाइप इसलिए 6 बन गए क्योंकि A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन 2 जीनोटाइप में एग्जिस्ट करता है और B वाला पर्सन भी 2 जीनोटाइप में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए टोटल जो यहां पर जीनोटाइप बनते हैं वो 6 बनते हैं, भले ही फिनोटाइप यहां पर कितने हैं, 4। फिनोटाइप भले ही 4 हैं लेकिन जीनोटाइप यहां पर 6 बन गए। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस भी शो कर रहा है, कोडोमिनेंस भी शो कर रहा है, मल्टीपल एलिलिज्म भी शो कर रहा है। और ये सवाल पूछा गया तो ऑल आंसर करोगे यहां। अच्छा, अब एक पर्सन में एक जीन के 2 ही एलील हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो डिप्लॉयड हैं। तो मल्टीपल एलील मतलब तीनों एलील कब मिलेंगे, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, जब बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तभी हमें तीनों एलील मिलेंगे, क्योंकि एक पर्सन में मैक्सिमम 2 एलील हो सकते हैं। यहां पर 1346 का रूल भी लिख के आपको मैंने बताया है कि 1346 का मतलब क्या, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब एग्जाम में इस तरह से सवाल भी पूछे गए हैं, तो ब्लड ग्रुप का जब सवाल पूछा जाएगा तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि जो ब्लड ग्रुप दिया जाए उसका पहले जीनोटाइप लिख लो, और जीनोटाइप लिखने के बाद गैमीट बना लो, और गैमीट बनाने के बाद पनेट स्क्वायर बना के आंसर निकालो वहां पर। पसंद में, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन हमने पढ़े, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की, कोडोमिनेंस की बात की, साथ ही साथ हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में भी बात की। अब हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। अब हम एक ही समय में 2 जीन यानी 2 कैरेक्टर की पढ़ाई करेंगे। अब तक जितने भी केस हमने पढ़े उसमें एक समय में एक ही कैरेक्टर के बारे में, एक ही जीन के बारे में पढ़ाई की हमने, प्लियोट्रॉपी को छोड़ के, क्योंकि वहां पर एक जीन से एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रभावित होते हैं। लेकिन अब हम 2 जीन और 2 कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये भी मेंडल के द्वारा क्रॉस कराया गया। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, सीड शेप एंड सीड कलर। और सीड शेप की बात करें तो इसमें 2 ट्रेट हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड कलर में 2 ट्रेट हैं हमारे पास, येलो एंड ग्रीन। उनके आपको यहां पर लिख के दिए गए हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। अब एकदम वही कहानी,
पेरेंट हमने लिया राउंड येलो, और पेरेंट आप देखो हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में हम लेते हैं। दूसरा पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन लिया गया, फिर इनके गैमीट बनाए गए, और गैमीट बनाने का तरीका मैंने सिखाया और कहा है गैमीट नहीं बना सकते तो कुछ नहीं कर सकते, समझे बाबा। अच्छा, गैमीट का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास जो F1 मिला वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला, और ये हो जाएगा राउंड येलो। फिर इसकी सेल्फिंग की गई, जब सेल्फिंग की गई तो सेल्फिंग करने पर हमें यहां पर इसके 4 गैमीट टोटल बनेंगे, और इसके भी 4 गैमीट यहां पर बनेंगे। 4 गैमीट पॉइंट स्क्वायर में लिख दिए, और ये पॉइंट स्क्वायर बनाया। एग्जाम में आपको बनाना नहीं, क्योंकि ये बनाने में 5 मिनट लगेगा, और उसके बाद भी जर्नी की सही बनाओगे तो आपको नियम ध्यान रखने, आपको कुछ चीजें याद करनी। जैसे यहां पर जो 16 प्रोजनी बन रहे हैं बेटा, 16 जो प्रोजनी बन रहे हैं, मैं कंक्लूजन बताता हूं आपको, ठीक है। कंक्लूजन तो नतीजा ये, निष्कर्ष ये निकला कि F2 जनरेशन में 16 में से 12 सीड राउंड है और 4 रिंकल्ड, यानी रेशियो 3:1 का आ रहा है डोमिनेंट रिसेसिव का। और अगर 3:1 का रेशियो फिनोटाइप का आ रहा है F2 जनरेशन में, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने दिया था, लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। साथ ही आप देखो, जो 16 सीड है उनमें 12 येलो और 4 ग्रीन है, इसमें गिनना मिल जाएगा आपको, सब मैंने लिख रखा है। तो इसका येलो और ग्रीन का जो फिनोटाइप रेशियो भी 3:1 में आ रहा है, यानी दोनों ही कैरेक्टर के हिसाब से, चाहे सीड शेप देखो चाहे सीड कलर देखो, दोनों के हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आ रहा है। फिर यहां पर जो 16 सीड हैं, 16 सीड में अगर आप इनका 16 सीड का फिनोटाइप का रेशियो निकालो दोनों कैरेक्टर के लिए, तो आप देखो राउंड येलो 9 है, मतलब 9 सीड जो है उसमें दोनों ट्रेट डोमिनेंट है। 9 में दोनों डोमिनेंट राउंड येलो। एक ऐसा है जिसमें दोनों रेसेसिव हैं, और 3 सीड ऐसे हैं जहां पर एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव, ठीक। तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इनका रेशियो 9:3:3:1 में आ रहा है। अब आप ध्यान दो, ये जो 9 सीड है राउंड येलो, ये राउंड येलो अपने एक पेरेंट की तरह, देखो एक पेरेंट राउंड येलो है और एक रिंकल्ड ग्रीन है, तो राउंड येलो सीड कितने हैं 9, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड ग्रीन सीड है 1। तो ये जो 9 और 1 10 सीड है बेटा, ये पेरेंटल टाइप कहलाते हैं। 16 में से 10 सीड पेरेंटल हैं, और जो 6 सीड ये बने राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो कोई पेरेंट था ही नहीं, इसलिए इनको कहते हैं नॉन पेरेंटल टाइप। तो 6 सीड नॉन पेरेंटल है। परसेंटेज अगर निकालें तो पेरेंटल को कहते हैं, पेरेंटल कितने हैं 10 16 में से, इन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं, और परसेंटेज निकालेंगे तो 62.5% आएगा। नॉन पेरेंटल 6 है 16 में से, इन्हें रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बोलते हैं, और ये 37.5% आएंगे, दोनों जोड़ लो 100% आ जाएंगे, ठीक। अब ये जो 9331 का रेशियो आ रहा है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम से वो हमने 1:2:1 का रेशियो भी प्रूफ किया था, और आपको बताया था मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ का यूज किया था, और अभी मैं बताऊंगा इनके फेल होने का एक कारण भी था। जीनोटाइप का रेशियो भी आपके सामने लिखा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप का रेशियो आया 9:3:3:1 आया। जीनोटाइप का रेशियो मैंने लिख रखा, मन करेगा तो याद कर लेना, एनसीईआरटी ने लिख के दिया नहीं। अब अगर आपको यहां कुछ फॉर्मूले मैंने लिख के बताए हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप आपको निकालने हैं तो 2n से निकाल लोगे। यहां पर n है टाइप ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड है तो n की पावर, n की जगह 1 लिखोगे, डाई हाइब्रिड तो 2 लिखोगे, ट्राई हाइब्रिड तो 3 लिख लोगे, या जीन आप समझ लो कि n का नाम n मतलब जीन है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2n लिखोगे तो 2 हो जाएगी, यानी 2 फिनोटाइप बनेंगे। तो आप देख लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में हमारे पास 2 ही फिनोटाइप मिले, टॉल एंड ड्वार्फ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 अगर n लिखोगे तो यहां पर डाई हाइब्रिड में डाई का मतलब 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4 फिनोटाइप, तो आपको 4 फिनोटाइप मिले, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ट्राई हाइब्रिड में आप देखो 2 करोगे तो 8 फिनोटाइप मिलेंगे, लेकिन ट्राई हाइब्रिड है नहीं सिलेबस में। टोटल नंबर आप जीनोटाइप निकालने तो 3n कर देना है। 3n करोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 करोगे 3 जीनोटाइप मिलेंगे,
मोनोहाइब्रिड है तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। डाइहाइब्रिड में 9 फिनोटाइप मिलेंगे और ट्राइहाइब्रिड में 27। तो ये सब नंबर याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला सीधे ध्यान रखो। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी या जाइगोट 4 टू द पावर n, फिनोटाइप 2 द पावर n, जीनोटाइप 3 टू द पावर n, जाइगोट या प्रोजेनी 4 टू द पावर n। फार्मूला एनसीईआरटी में दिए नहीं कि इसे निकाल सकते हो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 की पावर 1 करोगे 4 प्रोजेनी आप बनती है, देखो पॉइंट स्क्वायर में 4 प्रोजेनी बनती है। डाइहाइब्रिड अभी देखा था 16 बनी थी, ट्राइहाइब्रिड में 64 प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझे। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का तीसरा नियम है, यानी मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए थे। पहले 2 नियम दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, और जो तीसरा नियम दिया मेंडल ने वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने नियम दिया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने नियम दिया। अच्छा, अब यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको बेटा, आपको यह ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे हमने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस तभी एप्लीकेबल होगा जब फिनोटाइप का रेशियो F2 जनरेशन में 3:1 आएगा। वैसे ही अगर फिनोटाइप का रेशियो F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 आएगा, 9:3:3:1 का रेशियो, तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होगा। या अगर पेरेंटल टाइप 62.5% आएंगे तब लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होगा, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होगा। या रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.5% आएंगे तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होगा। यानी एक ही बात को कहने के 3 तरीके हैं। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1 आ जाए, पेरेंटल टाइप 62.5% हो, या रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.5% हो, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है। अगर ये रेशियो बदल गए, ये परसेंटेज चेंज हो गया, ये परसेंटेज चेंज हो गया, तो वहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल ने पाइजम सटाइवम के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। 1856 से 1863 तक नीट में सवाल पूछा गया है। 1865 में मेंडल ने अपने नियमों को पब्लिश कर दिया। मेंडल पब्लिश देयर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन मेंडल के नियमों पर सन 1900 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। मतलब मेंडल को जीते जी उनके काम के बारे में कोई पहचान नहीं मिली। आज भले ही हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उनका नाम लेते, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेंडल जब तक जिंदा रहे इनको कोई पहचान नहीं मिली, अनरिकॉग्नाइज्ड रहे। सन 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इनके नियमों को रिडिस्कवर किया, लेकिन हम पढ़ेंगे भैया क्यों अनरिकॉग्नाइज रह गए, क्यों पहचान नहीं मिली, क्यों लोगों ने ध्यान नहीं दिया, साइंटिस्ट ने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो 4 कारण थे इसके। पहला कारण था कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस समय में कम्युनिकेशन आसान नहीं था। आज आप देखो बेटा, कोई भी टैलेंट आपके अंदर है या नहीं भी है, आप दुनिया को दिखा सकते हो 1 सेकंड में। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, है ना, टेलीग्राम, फेलीग्राम, जो भी है, तुरंत टैलेंट आप दिखा लो अपना। नहीं टैलेंट है तब भी आप टैलेंट दिखा लो, कुछ भी बना दो आप, रील चाहे जो बना दो, जैसे भी मन करे, ठीक है। तो लेकिन उस समय 1865 की बात है, 150 साल पहले की बात है। तब कम्युनिकेशन का एक ही तरीका था, मैगजीन हुआ करती थी। अभी कितने सारे हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीफोन के सोर्सेज हैं, तब एक ही सोर्स हुआ करता था। तो उस समय कम्युनिकेशन आसान नहीं था, तो मेंडल अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए लोगों को, साइंटिस्ट जान ही नहीं पाए। दूसरा, इन्होंने फैक्टर के बारे में कहा कि फैक्टर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। बस फैक्टर को स्टेबल कहना इनसे गलत हो गया। हम जानते हैं फैक्टर को अब जीन कहते हैं हम लोग। सवाल ये इनसे पूछा गया कि अगर फैक्टर स्टेबल है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाते हैं, अगर फैक्टर स्टेबल है तो फिर वेरिएशन कैसे आती है। क्योंकि फैक्टर स्टेबल होंगे तो वेरिएशन नहीं आएगी, लेकिन वेरिएशन तो दिखाई दे रही है, हम मम्मी पापा से अलग दिखाई दे रहे हैं, ये वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन कैसे आई। मेंडल वेरिएशन का रीजन नहीं बता पाए, फेल होने का दूसरा कारण। तीसरा, मैथमेटिक्स का यूज। उनके समय के वैज्ञानिकों को यह बात पसंद नहीं आई कि बायो में आप मैथ का यूज कैसे कर सकते हो, तो ये पसंद
नापसंद की बात थी कि दूसरे साइंटिस्ट को तरीका पसंद ही नहीं आया। ये मैथ कैसे यूज कर ले, बायो में मैथ का यूज कर रहे हो, ये तरीका ही नहीं पसंद आया। ये तीसरा कारण। और चौथा कि फैक्टर किससे बने होते हैं। मेंडल से पूछा गया, चलो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भैया फैक्टर वेक्टर जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है, फैक्टर मानने से इनकार कर दिया। कुछ ने कहा चलो मान लिया हमने कि फैक्टर होता है, तो बताओ किससे बना होता है। आज हम जानते हैं कि फैक्टर जीन होते हैं और जीन जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। लेकिन मेंडल ने जब अपने नियमों को दिया था 1865 में, तब तक डीएनए की खोज ही नहीं हुई थी। डीएनए की खोज तो 1869 में हुई, फ्रेडरिक मिशर, और ये मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाएंगे। और इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था। तो मेंडल को सपना तो आएगा नहीं 1865 में कि 4 साल बाद फ्रेडरिक मिशर आएंगे और वो डीएनए की खोज करेंगे और डीएनए से फैक्टर बनाओ। डीएनए ही नहीं था तो मेंडल कैसे बता पाते। तो कुछ साइंटिस्ट ने तो कहा फैक्टर वेक्टर कुछ होता नहीं, कुछ ने कहा फैक्टर होता, तो बताओ काहे का बना होता है। मेंडल नहीं बता पाए तो फेल हो गए। तो ये मेंडल के फेल होने के 4 कारण। सन 1900 में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डे व्रीज, कोरेंस एंड सेरमॉक, इन्होंने मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी की। एक्चुअली इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च किया, इंडिपेंडेंट। तीनों साइंटिस्ट का जो रिसर्च है वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट रिसर्च करके सन 1900 में तीनों साइंटिस्ट एक ही नतीजे पर पहुंचे। और जिस नतीजे पर ये पहुंचे अलग अलग काम करके एक साथ एक ही साल में, वो नतीजे मेंडल 35 साल पहले बता चुके थे 1865 में। मेंडल पहले लिख के चले गए थे 1865 में, ये लोग 35 साल बाद वहां तक पहुंच पाए। इसलिए इनके काम को कोई नया नाम नहीं दिया गया, इनके काम को कहा गया रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो सन 1900 में मेंडल को पहचान मिली, लेकिन मेंडल तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए थे, वो थे ही नहीं। सन 1902 में क्रोमोसोम के मूवमेंट को देखा गया मियोसिस के दौरान। ईयर इंपॉर्टेंट है। बाय 1902 तक 2 साइंटिस्ट ने, साटन एंड बावेरी, इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता, मतलब एक जैसा बिहेवियर होता है। क्या होता है बिहेवियर एक जैसा? दोनों पेयर में पाए जाते हैं, बोथ अगर इन पेयर। जीन के पेयर को एलील पेयर कहते हैं, क्रोमोसोम के पेयर को होमोलॉगस पेयर कहते हैं। बोथ सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एलील भी सेग्रीगेट होते हैं और क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते हैं। इसीलिए 46 क्रोमोसोम में से गैमेट में 23 ही जाते हैं। और अगर आप एलील पेयर में से देखो तो इसमें भी सेग्रीगेट होके गैमेट में आधा ही जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक एक ही जाएगा। तो दोनों सेग्रीगेट होते, साथ ही दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो करते हैं। मतलब जीन और क्रोमोसोम दोनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। दिस इज द सिमिलर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। साटन एंड बावेरी ने एक थ्योरी दी जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे टीएच मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंटल मेटल ड्रोसोफिला के बारे में बात करें, क्यों सेलेक्ट किया, उसके 5 रीजन हम लोग जानेंगे। फिर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे, और लिंकेज जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा आप। और वो नीट के एग्जाम के लिए, वैसे सारे ही टॉपिक जो मैं इस समय अपलोड कर रहा हूं, सारे ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा उसको, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।